दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। ये किताब मेरे सामने जो है ये भी एक खूबसूरत किताब है। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत मालूमात से भरी पड़ी है। इसका उन्वान है तारीखी इमारात कदीम लाहौर मिट रहा है। लिखी हुई है मोहम्मद जमील खान MA। मेरे हाथ लगी, जैसे कि आपको शुरू की कुछ पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे मेरे हाथ ये कुछ किताबें आईं। ये किताब भी दिलदार भाई के घर से मुझे मिली। इसके शुरू में लिखते हैं, तारीखी इमारत कदीम लाहौर मिट रहा है। इस किताब में ऐसी इमारत का जिक्र है जो हमारी नज़रों से ओझल होती जा रही हैं और ज़माने के जालिम हाथों से तबाह हो रही हैं। इस वक्त ये हमारी कौमी तवज्जो की मुस्तहिक हैं। क्या हम इन पर नजर करम कर सकते हैं? यकीनन। मोहम्मद जमील खान MA तारीख, MA सियासियात। साथ में लिखा है, जनाब प्रोफेसर दिलदार परवेज भट्टी साहब के लिए खुलूस और प्यार के साथ पेश करता हूँ। साइन किए हुए हैं उन्होंने अपने। तारीख है 14 मई 1988। उन्होंने इसको डेडिकेट किया है अपने भाई रफ़ीक और साथी हकीम आफ्ताब अहमद कुरैशी मरहूम के नाम, जिनकी उम्र भर की रफ़ाकत ने मुझे मोहब्बत और मुखलिस दोस्ती से आशना किया। मोहम्मद जमील खान, 25 फरवरी 1982। हो सकता है इन्होंने और भी कुछ किताबें लिखी हों, आपने हो सकता है पढ़ी हों, और अगर पढ़ी हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। इस छोटी सी किताब में काफ़ी तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ वक्त के साथ वो बहुत ही धुंधली सी हो गई हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में हैं। आप सबके साथ ये इब्तदाइया जो है शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे कि कौन कौन से मोती छुपे हुए हैं इस किताब में। बहुत सी ऐसी जगहें जिनको आप जानते हैं, खूब जानते हैं, और रोज़ाना हो सकता है आपका वहाँ से गुजर भी होता हो, या उसके बारे में कुछ पढ़ा हो या सुना हो, शायद लिखा भी हो। तो इब्तदाइया में कहते हैं, लाहौर की किसी सड़क पर से गुजरते अगर नज़र किसी शिकस्ता इमारत पर पड़ती है तो उसकी तरफ तवज्जो मुश्किल ही से मबजूल होती है। कौन अपना कीमती वक्त ज़ाया करता है कि ये कैसी इमारत है, किस सन में बनी, और कौन उसे बनाने वाला या बनवाने वाला है। कौन है जो दौरे माजी में लौट कर जाए, किसको फुर्सत है, और अगर कभी किसी के जहन में ख्याल उभरता भी है तो वक्त के गुबार में ऐसा गुम हो जाता है कि फिर नहीं आता। लेकिन जब ये ख्याल आ ही जाता है तो तशवीश होती है कि आखिर ये है क्या चीज़। इस तजस्सुस की तस्कीन का ख्याल तारीख के तालिब इल्म के दिमाग में आते हैं। इन इमारात से मुतल्लिका हक़ाइक़ अवाम की तरफ तवज्जो लाने की हौसला अफजाई करते हैं। और एक अजीम शहर है, इसकी अजमत से तो किसी को इनकार नहीं, लेकिन किसी ने ये भी सोचा कि ये अजमत उसको मिली किस तरह, इसका पस मंज़र क्या है। इस तरह जब हम लाहौर के पस मंज़र में झांक कर ये तो ढूंढते हैं कि लाहौर को ये अजमत कहाँ से मिली, तो हमें अलावा और बातों के इन इमारात का सहारा लेना पड़ता है। असल लाहौर ही में ये इमारात, जिनके मजमुआ को हम लाहौर का नाम देते हैं, लाहौर एक ऐसी अंगूठी का नाम है जिसमें कई रंगों के नगीने जड़े हुए हैं। इन्हीं नगीनों ने लाहौर को हसीन, खूबसूरत और अजीम बनाया है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ये इमारात जिन्होंने लाहौर को ये इज़्ज़त बख्शी है, खुद इस पर से कुर्बान हो रही हैं। कोई तवज्जो नहीं देता। आखिर क्या वजह है? मैं पूछने की जुर्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम इस तरफ अहले लाहौर की तवज्जो ज़रूर मबजूल करवाना चाहता हूँ, और वो खुद ही फैसला कर लेंगे कि इन इमारात की तबाही का जिम्मेदार कौन है। जिस तेज़ी से ये आसार ख़त्म हो रहे हैं, मुझे डर है कि एक दिन ऐसा न आ जाए कि हम ये भी न जान सकें कि लाहौर कितना पुराना है, किस किस के ज़माने में लाहौर ने परवरिश पाई। हर चीज़ का अंदाज़ा उसके माजी से होता है कि इस चीज़ का पस मंज़र क्या है। लेकिन अगर लाहौर के माजी की ये निशानियाँ ही ख़त्म हो जाएं तो हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लाहौर है क्या? ये इमारात किताब के औराक की तरह हैं, और यही औराक एक किताब में तसलसल पैदा करते हैं। लेकिन अगर किताब में से कुछ औराक गायब हो जाएं, किताब का तसलसल ही नहीं टूट जाता, बल्कि जो मवाद किताब के दरमियान में से गायब हो जाता है उसकी जगह बड़ी मुश्किल से पुर होती है। वो किताब एक नामुकम्मल किताब होकर रह जाती है, जो कि एक नाकारा तसव्वुर होती है। यही हाल इन इमारात का है। ये हमारे माजी के औराक हैं। अगर कोई सयाह सियाहत के गरज से आता है तो सिर्फ एक महदूद इलाका देख सकता है। ले दे के हमारे पास सिर्फ चंद तारीखी इमारात हैं। मिसाल के तौर पर शालामार बाग, बादशाही मस्जिद, किला लाहौर, मकबरा जहांगीर, और इसी से मुल्हका आसिफ खान का मकबरा और मकबरा नूर जहां को देखकर अपना दिल बहला लेता है। लेकिन बाकी इमारात ने क्या बिगाड़ा है?
بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ابھی ان سے کئی گنا زیادہ عمارات اور مقابر ایسے ہیں جو کہ وقت کے اندھیروں میں نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ انہوں نے کیا قصور کیا ہے، ان پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب شالامار باغ کا ذکر آتا ہے تو اس کے انجینئر علی مردان کے ذکر کے بغیر اس کا ذکر نامکمل ہے۔ جہانگیر کا ذکر آتا ہے تو اس کے جرنیل محبت خان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ ان کے پس منظر میں اس قسم کی شخصیات تھیں جنہوں نے ان لوگوں اور عمارات میں جان پیدا کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس شہر لاہور میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب جہانگیر کے انصاف کا چرچا مشہور ہے تو ہم صدر الصدور کا ذکر کیوں نہیں کرتے، جو کہ جہانگیر کے عہد حکومت میں بر صغیر کے اس وقت مفتی کل ہندوستان تھے۔ آخر وہ بھی تو یہیں آرام فرما ہیں، ان کا مزار بھی تو یہی ہے۔ آخر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی کون تھا؟ وہ بھی تو اس شہر میں آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس شہر کی بنیاد جس نے ڈالی اس کی سمادھی بھی اسی شہر میں ہے۔ یہ شہر ایک مکمل تاریخ ہے اور یہ عمارات اور مقابر اس تاریخی کتاب کے اوراق ہیں۔ ہمیں ان اوراق کی حفاظت کرنی ہے۔ لاہور علم و ہنر کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں بڑی بڑی بزرگ ہستیاں بھی ہیں۔ جہاں ہم تاریخی عمارات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان بزرگ اور اولیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں جو کہ دنیا کے کونے کونے سے یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جو انہیں اپنا گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر کے ایک دیار غیر میں لے آئی؟ وہ ایک ایسا سچا پیغام تھا کہ جس سے آدمی ایک انسان بنتا ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہ زندگی صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمیں کسی نے ایک مقصد کے لیے ہی دی ہے کہ جاؤ اس مقصد کے لیے میں نے یہ زندگی تم کو دی ہے، اس کو صحیح مقصد کے لیے وقف کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں واقعی ایک خاص مقصد کے لیے وقف دی تھی، وہ مقصد کہ جس کے لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آخر ہم اس مقام تک کس طرح پہنچے؟ اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو ہمارے لیے اس کو کیا کیا مراحل طے کرنے پڑے؟ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ذرا ان مزارات کا ذکر بھی کروں جہاں ہمارے یہ بزرگ آرام فرما ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہاں دفن ہیں کیونکہ وہ تو زندہ ہیں، اور زندہ لوگوں کا کوئی مزار نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ایک نیک مقصد کی خاطر اپنی جانیں دیں، لاکھوں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ہر امیر غریب ان کے دیدار کو ترستا تھا، بڑے بڑے بادشاہ ان کے توسط سے اپنی مرادیں حاصل کرتے تھے، لیکن بزرگوں کی دنیاوی غرض تو کوئی نہیں تھی۔ یہ لوگ کچھ دینے آئے تھے، ایک سچا راستہ دکھانے آئے تھے۔ یہی اس لاہور کی عظمت کی نشانی ہے۔ اس شہر کے کونے کونے میں ایسی بزرگ ہستیاں آرام فرما ہیں جو ہزارہا میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچی۔ آخر لاہور کا کچھ نام ہوگا ہی جو یہ لوگ لاہور آئے۔ بے شک کچھ لوگ اپنا مشن لے کر اور مقامات کو چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا یہ مشن اس طرح بر صغیر کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ لیکن لاہور کو یہ اہمیت زیادہ حاصل ہے کیونکہ لاہور ہی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ بزرگ ہستیاں آرام فرما ہیں۔ ان کے ذکر کے بغیر بھی لاہور نامکمل ہے، کیونکہ یہ تسبیح کے وہ دانے ہیں کہ اگر ایک دانہ بھی ضائع ہو جائے تو عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح انہی سے اگر کوئی رہ جائے تو لاہور کا ذکر بھی نامکمل ہے۔ لاہور کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی، لیکن میں نے صرف اس میں یہی کیا ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ان عمارات یا مزارات کو ایک ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ لاہور پر جب کتابیں لکھی گئیں تو اس وقت یہ سڑکیں اور گلیاں وغیرہ نہیں تھیں، بلکہ اصل شہر صرف دروازوں کے اندر تھا، باہر صرف عمرہ اور انگریزوں کی کوٹھیاں سرکاری دفاتر تھے۔ اب جب کہ سڑکوں کا جال بچھ چکا ہے، نئے نئے نام رکھ دیے گئے ہیں اور بعض مقابر اور عمارات ان کے کنارے پر ہیں، اس لیے میں نے یہ صرف ان سڑکوں سے مدد لے کر ایک تسلسل دے دیا ہے کہ ہر شخص آسانی سے ان تک پہنچ جائے اور یہ کتاب لوگوں کی ان مقامات تک رہنمائی بھی کر سکے۔ جہاں تک میری کوشش کا تعلق ہے، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ مزارات عمارات کی موجودہ حیثیت پر روشنی ڈال دی ہے، صرف یہی میرا کام ہے۔ باقی چیزیں میں نے مختلف کتابوں سے اکٹھی کی ہیں جن کا ذکر میں نے کتاب کے آخر میں کیا ہے۔ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو آخر میں بھی انسان ہوں، تنقید تو ہر کوئی کر دیتا ہے جو کہ ہماری عادت ہے،
लेकिन तनकीद का हक कम लोग अदा करते हैं। नाक़दीन से मेरी दरख्वास्त है कि इस हकीर काम के बारे में रहनुमाई करने की कोशिश करें और मेरी कोताहियों की निशानदही करें। मशकूर होऊंगा। मोहम्मद जमील खान, रिसर्च स्कॉलर, शोबा तारीख, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। देखिए, हम तो तनकीद करने वालों में से नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि ये बातें सब तक पहुँचें। वो लोग जो उर्दू पढ़ नहीं सकते और जो लोग बहुत ज़्यादा उर्दू अदब से वाकिफ़ नहीं हैं या तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, तो उर्दू समझ तो लेते हैं, बाज़ औक़ात लिखना और पढ़ना नहीं आता। किताब के शुरू में जिन जगहों से उन्होंने ज़िक्र शुरू किया है उसका बड़ा टाइटल है सर्कुलर रोड, तो वहाँ पर है रोशनाई दरवाज़ा। मालूम नहीं आप में से कितने लोग इस रोशनाई दरवाजे से वाकिफ़ होंगे। बहरहाल लिखते हैं, बादशाही मस्जिद और किला लाहौर के दरमियान ये दरवाज़ा वाक़े है। ज़माना कदीम में यहाँ उमरा व वुज़रा का गुज़र होता था। यहाँ हर वक्त चराग जलते रहते थे, जिनकी रोशनी की वजह से इसका नाम रोशनाई दरवाज़ा मशहूर हो गया। असल में ये किला लाहौर का दरवाज़ा था, लेकिन दोहरी फसील होने की वजह से शहर से भी इसका ताल्लुक़ होने लगा। रंजीत सिंह, खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की समाधियाँ इसके आगे बन चुकी हैं, जिनकी वजह से ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद है, लेकिन हजूरी बाग की तरफ से इसे देखा जा सकता है। इसका लकड़ी का दरवाज़ा भी अभी तक मौजूद है। 2 मंजिला दरवाज़ा है और लाहौर के कदीम तरीन दरवाज़ों में से एक। अब बारी आती है हजूरी बाग की। आलमगीरी दरवाज़ा और बादशाही मस्जिद के दरमियान में एक बाग हजूरी बाग के नाम से मशहूर है। इस बाग के मुतालिक कई रवायतें हैं। सैयद मोहम्मद लतीफ़ तारीख़ लाहौर में लिखते हैं, जब बादशाह नमाज के लिए शाही मस्जिद जाते थे तो यहाँ आराम फरमाते थे। जबकि तहकीकात चिश्ती में लिखा है, हजूरी बाग के दरमियान बारादरी दरअसल शहजादी ज़ेबुन्निसा के बाग के दरमियान में थी, जो कि सिखों के अहद में उखाड़ कर यहाँ ले आए। दरअसल ये बारादरी शहनशाह जहांगीर के मज़ार की छत से उखाड़ कर यहाँ लाई गई थी, जिसके निशानात अब भी छत पर मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि इस बारादरी के चारों कोनों में जो दीवारें सी बनी हैं, इन पर वही चीज़ें बुनंदा हैं जो जहांगीर बादशाह के मज़ार के गिर्द गुजरों की दीवारों पर हैं। वही सुराहियाँ, फूलदान में रखे हुए अंगूरों के गुच्छे और दूसरे फल। दोनों तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं, सिवाय इसके कि ये पत्थर में तराशी हुई हैं और वो पेंट की हुई हैं। इस तरह साबित होता है कि शहनशाह जहांगीर के मज़ार से महाराजा रंजीत सिंह ने उखाड़ कर इसको यहाँ अपने आराम के लिए तामीर करवा दिया। इस तरह इस ख्याल को भी तक़वियत मिलती है कि इसके नीचे जो तह खाना है वो महाराजा ने अपने आराम के लिए बनवाया था। इसके चारों अतराफ चबूतरे भी हैं। ये साबित करते हैं कि ये फ़न वही है। बाग के मशरक़ में आलमगीरी दरवाज़ा, मग़रिब में बादशाही मस्जिद, शुमाल में समाधि महाराजा रंजीत सिंह, नौनिहाल वगैरह, और जनूब में उलमा एकेडमी बाग के दरमियान में। ये इमारत जो कि मुकम्मल संगे मरमर की बनी हुई है, इसके चारों अतराफ 3-3 महराबी दरवाज़ों और कोनों में दोनों अतराफ से बंद हैं। इनमें खिड़कियां लगी हुई हैं जिन पर बड़ी खूबसूरत संग तराशी हुई है। दरमियान में एक बड़ा कमरा है जिसकी छत में शीशों का बड़ा उम्दा काम हुआ है, जैसे किला लाहौर के शीश महल में है, लेकिन काफ़ी जगह से उखड़ चुका है। इस कमरे के 12 महराबी दरवाजे हैं। दरमियान वाले कमरे के गिर्द ड्योड़ी है और महराबी दरवाजे दोहरे हैं। शुमाल मगरिब के कोने में से नीचे तहखाना है, सीढ़ियाँ हैं, नीचे बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है। ऊपर वाली छत पर भी वहीं से सीढ़ियाँ आती हैं, लेकिन छत पर कुछ भी नहीं। इर्द गिर्द संगे मरमर के बहुत ही खूबसूरत जालियाँ सी लगी हैं, जिन पर संग तराशी का कमाल इंतहाई आला और अहद मुगलिया की याद ताज़ा करता है। बारादरी के इर्द गिर्द बाग हैं, चारों तरफ रविशें बनी हुई हैं। शर्कन गरबन 5-5 फवारे और शुमालन जनूबन 8-8 फवारे लगे हुए हैं। यहाँ लोगों का हर वक्त हजूम रहता है, जो कि हर वक्त यहाँ आराम करते हैं। आज की पॉडकास्ट में मेरे ख्याल में मज़ार हज़रत इल्लामा इकबाल भी शामिल कर लेते हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत इल्लामा इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद के बाएं जानब बाहर की तरफ संगे सुर्ख के एक कमरे पर मुश्तमिल है। कमरे में संगे मरमर की 6 जालियाँ लगी हुई हैं, 3 मगरिब की सिमत, 1 शुमाल की तरफ और 2 मशरिक की जानब, जिनके दरमियान इकबाल तराशा हुआ है। दरमियान में एक दरवाज़ा और एक दरवाज़ा जनूब की सिमत है। मुस्ततील इमारत है और दरमियान में संगे मरमर के चबूतरे के अंदर आप आराम फरमा हैं। छत भी संगे मरमर की है, इस पर बड़े खूबसूरत बेल बूटे बनाए गए हैं। दरमियान में
बड़े सारे फूल के चारों तरफ इकबाल लिखा हुआ है, जो संग तराशी का एक हसीन नमूना है। बाहर बोर्ड आवेजा है जिस पर लिखा है 1943 के मौसम गर्मा में फातिहा पढ़ने के बाद जहाँ कायदे आज़म ने फरमाया पाकिस्तान इस्लामी इत्तेहाद की कुंजी है। ये मज़ार 13 साल की मुद्दत में तकरीबन 1 लाख रुपए से मुकम्मल हुआ। उसका डिज़ाइन नवाब ज़ैन यार जंग ने तैयार किया, जिनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। इकबाल कमेटी के ज़ेरे निगरानी ये मज़ार मुकम्मल हुआ। कब्र का तावीज़ नहायत ही कीमती पत्थर है, जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने सरदार सलाहुद्दीन सिलजोती अफ़गान काउंसिल की तहरीक पर तोहफ़ा दिया था। इस किस्म का पत्थर बाबर बादशाह की कब्र पर भी लगा हुआ है। अगर इसकी एक तरफ दिया सलाई जलाई जाए तो दूसरी तरफ रोशनी दिखाई देती है। वाह! अगर आजकल के हालात हम अपनी नज़र में रखें कि इस्लामी ममालिक के साथ जो इस वक्त मुआहदे हो रहे हैं, यानी कि जो ताल्लुकात हैं उनको तक़वियत मिल रही है, और जो भी नक्शा बन रहा है इस वक्त, ये 1943 में कही हुई कायदे आज़म की बात लगता है बिल्कुल सच साबित हो रही है। पाकिस्तान इस्लामी इत्तेहाद की कुंजी है। तो ये थी थोड़ी सी लाहौर की सैर, मोहम्मद जमील खान की आंखों देखा सफ़रनामा समझ लीजिए, लेकिन सैर है खूबसूरत इमारतों की लाहौर की। किताब का नाम है तारीखी इमारत कदीम लाहौर मिट रहा है। अगली पॉडकास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे और भी बहुत सी जगह, कब्र सर सिकंदर हयात, मज़ार साबर शाह वली, बहुत से मज़ारों का भी जिक्र किया है उन्होंने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।